गुड इवनिंग, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए हफ्ते में हर दिन शाम को 4 बजे लेकर आती हूं हेलो मनी 9 पर्सनल फाइनेंस पर। यानी कि हम आपके निवेश, आपकी बचत से जुड़े हर पहलू को टच करने की कोशिश करते हैं। तो हर दिन जो है हम फिक्स रहता है कि हम किस पर बात करने वाले हैं, और थर्सडेज को हम रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी बाजार पर बात करते हैं। आज हम फोकस में लाने वाले हैं सीबीआरई की एक जो रिपोर्ट है उसको, और वो हमें क्या बता रही है कि देश में लग्जरी घरों में डिमांड जो है उसमें अच्छी खासी तेजी है। यह है सीबीआरई की इंडिया मार्केट मॉनिटर रिपोर्ट Q1, जो बता रही है कि 2023 के पहले क्वार्टर में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में लग्जरी घरों की बिक्री में 151% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी से मार्च 2023 की इसी तिमाही में अगर बात करें हम दिल्ली एनसीआर में, तो हमने बढ़त देखी है 216% की। मुंबई में यही आंकड़ा 44% रहा है। हैदराबाद में लगभग 800% ज़्यादा बिके हैं लग्जरी घर अपने पिछले क्वार्टर के मुकाबले। कोलकाता में यही बढ़ोतरी 100% की नज़र आ रही है और पुणे में 13 गुना सेल्स बढ़ी है। अब आपको बताते हैं कि किन शहरों में किस तरह का आंकड़ा सामने आ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा लग्जरी घर बिके हैं। 2023 की पहली तिमाही में 1900 घर बिके हैं। तो वहीं यही आंकड़ा 2022 में, यानी आप जब इसको पिछले साल की पहली तिमाही में देखें तो 600 ही घर बिके थे। उसके साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरह से कितने घर, ये पैन इंडिया का नंबर आपके सामने है कि ओवरऑल कितने घर आपके बिके हैं। तो पैन इंडिया में का आंकड़ा लेकर आते हैं, फिर लग्जरी मकानों का आंकड़ा एक दिल्ली का मैंने शेयर किया। लेकिन देखिए पैन इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली को छोड़कर सारे ही बाजार जो है वहां पर बढ़ोतरी दिख रही है, और ये लग्जरी घरों का आंकड़ा आपके सामने है। अब दिल्ली एनसीआर में क्वार्टर 1 में 1900 लग्जरी घर बिके, जो कि पिछले क्वार्टर में केवल 600 थे। मुंबई में 1150 घर बिके, जो कि पिछले क्वार्टर में 800 थे। और पुणे में देखिए क्या बढ़त है, 10 बिके थे पिछले साल, इस साल 150 घर बिक चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि सीबीआरई की रिपोर्ट ओवरऑल जो घरों की बिक्री हुई है उसके आंकड़े जो हमें दिखा रही है। तो ओवरऑल जो बिक्री हुई है उसमें हमें दिख रहा है कि दिल्ली एनसीआर में थोड़ी सी कमी रही है, लेकिन बाकी सारे ही शहर जो हैं वहां पर बढ़ोतरी के साथ जो है घर बिके हैं। इसी सब पर आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि सीबीआरई के इन नंबर्स के पीछे किस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीबीआरई के हेड ऑफ रिसर्च अभिनव जोशी जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच अभिनव, आपने वक्त निकाला। आप केवल इंडिया मार्केट ही नहीं बल्कि और भी मार्केट्स पर नजर डालते हैं, पर आज हम तो इंडिया मार्केट पर आपसे बात करेंगे। आपसे हम बातचीत शुरू करें उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि लोग जो ये शो देख रहे हैं वो अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं। अगर वो अभिनव से इस रिपोर्ट से जुड़ी कोई बात पूछना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर भेजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। साथ ही में आप इस YouTube के चैट बॉक्स में भी जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, और अपने सवाल को जितने डिटेल में लिखेंगे हमारे एक्सपर्ट उसे उतने अच्छे तरीके से समझकर उसका जवाब दे सकेंगे। सो लेट्स वेलकम अभिनव जोशी बैक टू द शो। थैंक यू सो मच अभिनव जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। जी, जो लग्जरी घरों का आंकड़ा आपकी रिपोर्ट दिखा रही है कि 2023 स्टार्टेड विद अ बैंग फॉर एटलीस्ट लग्जरी रेजिडेंशियल मार्केट, क्या वजह आप लोग देख रहे हैं इसके पीछे? देखिए प्रियंका जी, रेजिडेंशियल मार्केट में 2020 के सेकेंड हाफ से ही उछाल शुरू हो गया था, क्योंकि काफ़ी अकोमोडेशन था, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इंसेंटिव्स दिए थे, डेवलपर कम्युनिटी ने भी इंसेंटिव्स दिए, और आपके मॉर्गेज रेट्स भी काफ़ी कम हुए थे। और हर क्राइसिस के बाद जब रिकवरी होती है तो ये देखा जाता है कि स्टार्टिंग रिकवरी तो आपके मास सेगमेंट से होती है, यानी कि मिड एंड और अफोर्डेबल, लेकिन जो टेल एंड होता है रिकवरी का अंत में, वो जनरली पेनिट्रेट करता है आपके प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में। और यही हुआ है पिछले 1 से सवा साल में। हमने जिस तरह की बढ़ोतरी देखी है लग्जरी मार्केट में, वो प्री कोविड 2017 से 2019 के समय से भी काफी हाई है। जिस तरह की सेल्स हमने पिछले साल देखी वो दुगनी से तिगुनी थी, और फर्स्ट क्वार्टर में भी वो डिमांड का स्पिल ओवर हुआ है। इसकी वजह साफ है, एक तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और रिकवरी बहुत स्ट्रांग हुई है। पेंडेमिक से आपके लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हटे हैं, जो आपके टारगेट कैचमेंट था जिनके पास पेंडेमिक ईरा सेविंग्स थी, वो डिप्लॉय करना चाहते हैं अपना कैपिटल। वो देखते हैं कि बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्या हैं, वो जनरली कंपेयर करते हैं इक्विटी मार्केट से। अब इक्विटी मार्केट्स 2020 और 2021 में तो बहुत अच्छा रिटर्न रहा, लेकिन पिछले 12 से 15 महीनों में, स्पेशली जब से रेट्स बढ़ने शुरू हुए पूरी दुनिया में और फाइनेंशियल क्राइसिस की एक स्थिति आई है,
इक्विटी मार्केट्स थोड़ी सी वॉलेटाइल रही हैं या वहां पर रिटर्न्स उतने नहीं मिले, तो वो कैपिटल जो है वो लग्जरी रियल एस्टेट में डिप्लॉय हुआ है और डेवलपर्स को ये बात पता थी क्योंकि उनका टारगेट कैचमेंट है, तो सप्लाई भी उसी टाइम पर आई है, तो ये सप्लाई डिमांड का एक तरह से मैच भी हुआ है। उसके अलावा जिस तरह की क्राइसिस पिछले 3 सालों में हमने देखी है, जो हेल्थ रिलेटेड और पेंडेमिक जो हमने फेस किया है, उसकी वजह से एक डिमांड फॉर क्वालिटी हाउसिंग और डिमांड फॉर लार्जर साइजेस वो काफी पिकअप हुआ है। सीबीआरई ने Q3 Q4 2022 में कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे किया था दिल्ली और मुंबई में, और उसके हिसाब से जो टॉप 5 क्राइटेरिया थे हाउस इन्वेस्टमेंट की, उसमें प्राइस कहीं पर भी नहीं था, उसमें अफोर्डेबिलिटी कहीं नहीं था, उसमें इट वाज ऑल अबाउट क्वालिटी, नेबरहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइज एक्सेट्रा। तो मेरे हिसाब से ये एक मिला जुला इम्पैक्ट है इन सब। तो राइट, तो पीपल आर स्ट्राइविंग फॉर बेटर होम्स, क्वालिटी होम्स, रादर देन उनका फोकस जो है कि प्राइसिंग या बजट पर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही अभिनव। एक और जो बात कही आपने कि ये टेल एंड है, यानी कि इसके आगे क्या आप लोग देख रहे हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ। अगर ये टेल एंड है तो इसके आगे हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो रेजिडेंशियल मार्केट जो है मिड बजट रेजिडेंशियल मार्केट भी काफ़ी हॉट बना हुआ है, और लग्जरी आपकी रिपोर्ट बता रही है हॉट है, अफोर्डेबल ज़रूर ठंडा पड़ा हुआ है। तो आगे अब आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आगे जिस तरह की मॉनेटरी टाइटनिंग पिछले 12 से 15 महीने में देखने को मिली है, उसका इम्पैक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग में तो हुआ है, और अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको डिमांड सप्लाई इंसेंटिव्स भी नहीं रहे हैं सरकार की तरफ से, तो वहां पर तो डिप है। मिड हाउसिंग में हो सकता है थोड़ा सा एक लैग्ड इम्पैक्ट हो आने वाले 3 से 6 महीने में। लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट्स, क्योंकि एक छोटा सेगमेंट है, इसका टारगेट कैचमेंट है, वो जनरली मॉनेटरी टाइटनिंग और पॉलिसी से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहते हैं, उनको रिटर्न ज्यादा मैटर करते हैं और कैपिटल डिप्लॉयमेंट के कंसर्न्स उनके ज्यादा होते हैं। मेरे हिसाब से ये जो एक्सपेंसिव सेगमेंट्स हैं ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। मिड एंड और अफोर्डेबल में थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है आने वाले 3 से 6 महीने में, लेकिन एंड ऑफ द ईयर, फोर्थ क्वार्टर में, फेस्टिव सीजन के दौरान फिर से एक उछाल आएगा पूरी रेजिडेंशियल मार्केट में। तो एक तरह से एक्सपेंशन हुआ है। जब मैंने टेल एंड कहा तो टेल एंड था रिकवरी फ्रॉम द क्राइसिस। अब ये क्राइसिस की रिकवरी के बाद एक एक्सपेंशन है, तो एक अलग फेज स्टार्ट है। राइट, चलिए, तो फिर एक आप मीडियम टर्म पेन आप देख रहे हैं अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में, लेकिन फेस्टिवल सीजन में आपको भरोसा है कि वहाँ से भी हम हटेंगे। बात लग्जरी की हो रही है, क्योंकि आप लोग भी हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ ज़बरदस्त डिमांड भी है, सेल भी हो रही है। तो ये जब लग्जरी घर कहते हैं अभिनव जी, तो हमें ज़रा समझाइए ये किस प्राइस रेंज के घर इसमें आते हैं, यानी हम जानना चाहते हैं कि कौन सा वो सेगमेंट है जो इन घरों को खरीद रहा है अभी। देखिए, प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा वाइड है। एक शहर में या विद इन सिटीज, जनरली जो हमारी डेफिनेशन है वो है 4 से 5 करोड़ एंड अबव, अगर आप ओवरऑल टिकट प्राइस देखें। लेकिन गुड़गांव जैसे एरियाज, जैसे गोल्फ कोस्ट रोड है, वहाँ पर आपको डेवलपर लॉन्चेस मिलेंगे 12 से 15 करोड़ के या 20 करोड़ एंड अबव एज वेल। सिमिलरली बॉम्बे में, जबकि बैंगलोर, पुणे, चेन्नई जैसी मार्केट्स में टिकट प्राइसिंग कम हो सकता है, लेकिन उसको क्योंकि वो लार्जर साइज है, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, और रिलेटिव टू जो रेस्ट ऑफ द हाउसिंग है उस शहर, उसके हिसाब से उसको लग्जरी बोला जाएगा और वो एक प्राइम लोकेशन में आएगी। तो प्राइस जनरली वेरी करता है। हमारा जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है 4 and 5 करोड़ एंड अबव। अब वो अबव कितना भी हो सकता है, बट जनरली 4 to 5 करोड़ एंड अबव। बट ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप किस मार्केट में लग्जरी हाउस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में शायद एक 2 BHK ही आपको 4 से 5 करोड़ में मिल रहा होगा। सो ये बिल्कुल डिपेंड करेगा, जैसे आपने राइटली कहा। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, थोड़ा सा मुझे ये इंसाइट दीजिए कि इन घरों को कौन खरीद रहा है, और इससे मेरा मतलब है कि आप लोग क्या पिक कर रहे हैं कि इनको खरीदने वाले ऐसे लोग हैं जो करियर में एस्टैब्लिश्ड है तब वो ये डिसीजन ले रहे हैं, या फिर वो लोग हैं जो अभी अभी स्टार्ट आउट कर रहे हैं, या फिर मिड लेवल में कहीं पर वो अभी नौकरी कर रहे हैं, तब उनको लग रहा है कि मुझे बड़े घर की ज़रूरत है। आप क्या पिक कर रहे हैं? व्हाट इज़ द सेंस दैट यू आर गेटिंग? देखिए, लग्जरी के लिए क्योंकि बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बजट काफ़ी होता है इसमें। जनरली आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNIs हैं, काफ़ी NRIs भी हैं जो इंडिया के रेजिडेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी आप कह सकते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स के लीडर्स या सीनियर लीडर्स, सर्विस इंडस्ट्री में जो जनरली आपके मिड टू सीनियर लीडर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बिजनेस कम्युनिटी।
काफी डेवलपर्स ऐसे होते हैं जिनका काफी टारगेट कैचमेंट होता है, स्पेसिफिक कम्युनिटीज या स्पेसिफिक बिजनेस ग्रुप्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक सर्टेन क्लास हो उनके प्रोजेक्ट्स में, एज फार एज बायर्स आर कंसर्न। तो जनरली यही है। लोअर टू मिड एंड इन टर्म्स ऑफ, अगर आप सर्विस सेक्टर की बात करें, लो टू मिड एंड के एम्प्लॉइज जनरली आपके मिड एंड या मैक्स टू मैक्स हाई एंड या प्रीमियम का एस्पायर करेंगे। लग्जरी, क्योंकि प्राइस पॉइंट्स काफी हाई होते हैं, साइजेस काफी हाई हैं, जनरली विल बी अराउंड दीज 5-6 टारगेट कैचमेंट्स होते हैं। ओके, सो ओवरऑल रेजिडेंशियल घरों की सेल्स में भी आपके रिपोर्ट से पता चल रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों में ही 12% की एक इंक्रीज हम देख रहे हैं। तो क्या घरों की बिक्री अब पूरे कोविड स्ट्रेस को भूल चुकी है और हम प्री कोविड स्टेज पर पहुंच चुके हैं या उससे भी बेटर करते हुए नज़र आ रहे हैं? मार्केट में अभी आपको क्या सेंस मिल रहा है? आपने थोड़ा सा हमें बताया, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इसको और समझाइए। ये जो 12% का इंक्रीज हम देख रहे हैं ओवरऑल सेल्स में, इसको आप कैसे डिपिक्ट करेंगे? दिस इज अ गुड साइन? आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। प्रियंका जी, ये बात ध्यान में रखनी है, जो प्री कोविड रेजिडेंशियल मार्केट थी भारत की या इन 6-7 शहरों की, वो ये एप्पल्स टू ऑरेंजेस का कंपैरिजन है, क्योंकि 2015 से लेकर 2019 तक काफी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे और भी कंसर्न्स थे, तो मार्केट ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया। 2020 के सेकेंड हाफ से मार्केट एक्सपेंशन फेज में है। तो जिस तरह के डिमांड सप्लाई ओवरऑल रेजिडेंशियल और अक्रॉस सेगमेंट्स अगर हम देखें, जिस तरह के रेजिडेंशियल डिमांड सप्लाई नंबर्स 2022 में देखने को मिले, वो दुगने या तिगुने थे 2019 के मुकाबले। तो रियल एस्टेट के बाकी सेक्टर्स के मुकाबले प्री कोविड कंपैरिजन रेजिडेंशियल में मेरे हिसाब से वैलिड नहीं होगा। ये एक एक्सपेंशन फेज है। इनफैक्ट 2022 में जो ओवरऑल सेल्स थी वो डेकेडल हाई था 2013 या 2014 के बाद। तो ये एक एक्सपेंशन फेज है, क्योंकि एक जेन्युइन एंड यूजर डिमांड है कि हमें एक बेहतर घर चाहिए, हमें रिलोकेशन करना है विद इन द सेम सिटी, अक्रॉस सिटीज या जैसे भी है, बड़ा साइज चाहिए, बेटर क्वालिटी चाहिए। सो देयर इज एक बहुत बड़ा तबका है जो हमारे कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे में आया था, अराउंड 70%, जिन्होंने कहा कि हमें घर खरीदना है क्योंकि हमें रिलोकेट करना है अगले 2 साल में। तो एक जेन्युइन एंड यूजर डिमांड है जो सप्रेस थी फॉर वेरियस रीजंस, जो कि मार्केट में आई है। क्या आप ना, अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं आरबीआई का रुख जो है रेट्स को, पॉलिसी रेट्स को लेकर के, क्या वो भी एक वजह है कि मिड सेगमेंट का खरीदार या फिर अफोर्डेबल सेगमेंट का खरीदार, खैर अफोर्डेबल सेगमेंट की और भी बड़ी परेशानी है कि वहाँ पर शायद उस तरह का की सप्लाई भी नहीं है अभी, ये लोग क्या इसलिए भी अपना हाथ अभी खींच रहे हैं? हाँ, देखिए, क्योंकि आपके जो लेंडिंग रेट्स हैं या जो मॉर्गेज रेट्स हैं वो तकरीबन 2.5 से 3% से अप हो सकते हैं कई सेगमेंट्स में। जनरली 2 से 2.5% से तो ऊपर उठे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी EMIs gone up by a couple of thousand rupees। जो टारगेट सेगमेंट है, लेट्स से लो मिड एंड और अफोर्डेबल, स्पेशली लो मिड एंड हो गया, अफोर्डेबल हुआ आपका 45 लाख या 50 लाख से कम के, और 50 लाख से लेट्स से 70-75 लाख तक की, जो पूरा तबका है, इन पे असर पड़ता है, इनके बजट पे असर पड़ता है। ओवरऑल अगर इकोनॉमी को लेकर या जॉब मार्केट को लेकर थोड़े कंसर्न्स हैं, तो मेरे हिसाब से एक ओवरऑल सेंटिमेंट में असर है और वो बस डिमांड को डिले करती है। मेरा पॉइंट इतना है कि जेन्युइन डिमांड है मार्केट में, बट हो सकता है डिमांड थोड़ी डिले हो जाए, मतलब डिसीजन मेकिंग थोड़ी डिले कर दी। आयुष रावल से अब हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से। आयुष जी, गुड इवनिंग, स्वागत है मनी 9 पर। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। मैं दरअसल यहाँ नौकरी कर रहा हूँ दिल्ली NCR में, और एक लग्जरी घर खरीदने की सोच रहा हूँ। किन ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करूँ? आई थिंक वी हैव द राइट पर्सन फॉर यू आयुष जी। अभिनव, ओवर टू यू। अगर अमन जैसे हमें बता रहे थे यहाँ पर, आयुष माफ़ कीजिएगा, कि वो एक घर खरीदना चाहते हैं दिल्ली NCR में, क्या क्या उनको देखना चाहिए? अगर कुछ आप हमें एरिया कुछ अगर सजेस्ट कर सकें। देखिए, घर खरीदने के वही 4-5 क्राइटेरिया हैं, चाहे वो लग्जरी के लिए हो, चाहे किसी भी सेगमेंट के लिए हो। सबसे पहला है लोकेशन। लग्जरी में तो जो लोकेशन होती है वो सबसे प्राइम या प्रीमियम होती है, या एक पेरिफेरल एरिया की बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपकमिंग लोकेशन होती है। लोकेशन से लिंक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रोड, आपका फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, बिजनेस हब्स कितने पास हैं, एक्सेसिबिलिटी क्या है। तो ये दोनों फैक्टर्स आपस में लिंक हैं।
तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपर प्रोफाइल और डेवलपर रेपुटेशन का। इसका मतलब है कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है डेवलपर का उस सेगमेंट में, स्पेशली लग्जरी में तो जिस तरह का कैचमेंट होता है उनको जो क्वालिटी, जो साइज, जो विजुअल अपील चाहिए, अगर डेवलपर ने पास्ट में वो डिलीवर किया है तो वो लॉयल कस्टमर्स रहते हैं, अदरवाइज वो दूसरे डेवलपर्स को प्रेफर करते हैं। तो उसी में आता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसी में आता है अप्रूवल्स वगैरह, तो वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एमिनिटीज। लग्जरी, प्रीमियम, हाई एंड, इवन मिड एंड में क्या एमिनिटीज ऑफर की जा रही हैं। बायर्स काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं, काफी डिमांडिंग भी हो गए हैं कि कॉमन एरियाज में क्या एमिनिटीज हैं, जिम्नेजियम्स हैं कि नहीं, स्विमिंग पूल्स हैं कि नहीं, गार्डन एरियाज, ओपन एरियाज है कि नहीं। लग्जरी के केस में विद इन द हाउस आपके लाउंजेस हैं कि नहीं, अब तो आपके गेमिंग और मूवी रूम्स भी आ रहे हैं, एंट्रेंस कितनी बड़ी है, मास्टर बेडरूम से लेकर लिविंग रूम के साइज एक्सेट्रा, स्पेसिफिकेशंस बहुत मैटर करते हैं। तो ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और पांचवा फैक्टर जो मेरे हिसाब से स्पेशली मेरे हिसाब से हर सेगमेंट में ये वैलिड है, लग्जरी में ही नहीं बल्कि मिड सेगमेंट, प्रीमियम, हाई एंड में भी, वो है पोस्ट डिलीवरी मेंटेनेंस। क्या ये प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है बाय थर्ड पार्टी फर्म्स या बिल्डर अपने आप मैनेज करते हैं, क्योंकि कॉमन एरियाज की मेंटेनेंस, ओपन स्पेसेस की मेंटेनेंस, ये सब बहुत मैटर करता है जो कि डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड से लिंक्ड है। तो मेरे हिसाब से ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी। एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर कोई दिल्ली एनसीआर में लग्जरी प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हो तो उनका बजट क्या होना चाहिए, और एरिया कौन से हैं? आई गेस सभी एरियाज में अपने अपने लग्जरी प्रोजेक्ट होंगे, पर क्या बजट का आप एक आइडिया दे पाएंगे अभिनव जी? देखिए, बजट बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। अगर आप गोल्फ कोर्स रोड देख रहे हैं तो आपको जनरली 12 करोड़ से 20 करोड़ के ऊपर के घर मिल सकते हैं। अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड देखते हैं तो वहाँ पर आपको 10 से 15 करोड़ या उससे ऊपर के ऑप्शंस मिल सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स आपको द्वारका एक्सप्रेसवे भी मिल सकते हैं जो कि जनरली हो सकता है 5 से 10 करोड़ के बीच में। तो ये काफ़ी वेरी करेगा, बट हर लोकेशन के अपने प्राइस पॉइंट्स हैं। सिमिलरली नोएडा में भी आपके जनरली 10 करोड़ एंड अबव के, और पेरिफेरल लोकेशंस में 5 to 7 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट। तो जो मैंने ओवरऑल स्टार्टिंग में प्राइस दिया 4-5 करोड़ से ऊपर का, आई थिंक वो बजट को ध्यान में रखें।